नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। एक सर्प ने बताया कि ये 8 बातें कभी मत भूलना, गरीबी के दिन कभी नहीं देखने पड़ेंगे। प्रिय दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, आप उसका फायदा उठा सके। चलिए शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। किसी जंगल में एक नाग और नागिन का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के लिए बड़े ही दिलोजान से चाहते थे। नागिन जो थी वह बड़ी ही जिज्ञासु स्वभाव की थी। वो अपने पति से हर समय कुछ न कुछ पूछती रहती थी। एक रात जब दोनों पति पत्नी गंगा के किनारे अपनी बांबी पर बैठे हुए थे तो नागिन अपने पति नाग से कहती है कि हे प्यारे, आज मेरा मन बड़ा ही व्याकुल है। आज मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही है। हे पिया, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरा मन कुछ हल्का हो जाए। प्रिय दर्शकों, जब नाग अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो नाग नागिन से कहता है कि हे प्रिय, ऐसा क्या कारण है जिससे तुम्हारा मन इतना व्याकुल है? आखिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे तुम्हारी व्याकुलता दूर हो जाए? यह सुनकर के नागिन कहती है कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनकर मेरे मन को कुछ शांति मिल जाए और कुछ ज्ञान प्राप्त हो। इस प्रकार से नाग अपनी पत्नी को एक कहानी सुनाने लग जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, आज तुम्हें मैं एक अमीर बहन और गरीब भाई की कहानी सुनाता हूं। आज की कहानी सुनकर के तुम्हें पता चल जाएगा कि एक भाई और बहन का रिश्ता कैसा होता है और एक बहन और भाई को अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। साथ ही साथ तुम्हें आज की इस कहानी में जानने को मिलेगा कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है, किन कारणों से मनुष्य गरीब हो जाता है। आखिर ऐसे कौन से काम होते हैं जिनके करने से मनुष्य गरीबी के दलदल में फंस जाता है। ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज की इस कहानी से जानने के लिए मिलेंगे। इसलिए आज की कहानी बड़ी ही मार्मिक और आपके जीवन में प्रेरणा देने वाली है। आज की कहानी के माध्यम से तुम्हें ज्ञान की 8 बातें पता चलने वाली हैं। इन बातों को सुनकर कोई भी मनुष्य अपनी गरीबी को बड़ी ही आसानी से दूर कर सकता है। आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद है, इसलिए प्रिय, आज की इस कहानी को तुम बड़े ध्यान लगाकर सुनना। नागिन कहती है, यदि इतनी ही अच्छी कहानी है तो तुम कहानी को कहना आरंभ करो। मैं पूरी तरह से ध्यान लगाकर आपकी कहानी सुनूंगी और उस कहानी में बताई गई उन 8 बातों पर भी जीवन में जरूर अमल करूंगी। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से नाग अपनी पत्नी को कहानी सुनाने लग जाता है। नाग कहता है, हे प्रिय, बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही अमीर किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा संतानें पैदा हुई थीं। उन दोनों जुड़वा संतानों में एक पुत्र था और दूसरी संतान पुत्री होती है। किसान अपने पुत्र का नाम तो हरीश रख देता है और पुत्री का नाम माया रखता है। इधर धीरे धीरे हरीश और माया बड़े होने लगते हैं। जब धीरे धीरे किसान की दोनों संतानें बड़ी हो जाती हैं, धीरे धीरे जब उनकी आयु एक दिन विवाह के योग्य हो जाती है तो किसान को अपने बच्चों की विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन वह किसान किसी कार्य से अपने पड़ोस के एक शहर में जाता है तो वहां पहुंचकर एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ में वह अपनी बेटी माया का विवाह कर देता है। इस प्रकार से माया अपने पिता के यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। इधर बेटी को विदा करने के बाद में वो किसान अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि बेटी तो मेरी अपने घर की हो गई, अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह हो गया तो मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन अपनी बहू बेटियों के साथ में रहकर आराम से व्यतीत करूंगा। प्रिय दर्शकों, इतनी कहानी सुनाने के बाद में नाग अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। परमात्मा न जाने कब किसको अमीर बना दे और कब किसको गरीब बना दे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। उस अमीर किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन वह किसान किसी भयानक बीमारी की चपेट में आ जाता है। जब किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता है तो अपने पिता की ऐसी हालत को देखकर वो बेटा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उसके बाद में अपने पिता का अच्छे से अच्छे वैद्यों से इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयां लेकर के आता है। धीरे धीरे उसकी धन संपत्ति सारी बिककर पिता के इलाज में चली गई। इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते हुए
वह किसान का पुत्र एकदम से कंगाल हो जाता है, लेकिन फिर भी पिता की हालत में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होता। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में काम नहीं करती है, तो एक दिन वह किसान अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और अपने बेटा हरीश से कहता है कि हे पुत्र, जब भी कोई काम मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए, तब उसका कोई समाधान न मिले, तो फिर ऐसे समय में उस काम को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और तुम अब अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे संसार छोड़कर जाना ही है। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ो और अपना विवाह करके अपने घर गिरस्ती बसान लो। अपने पिता के मुख से इन बातों को सुनकर हरीश एकदम चुप हो जाता है। आखिर वह बेचारा कर भी क्या सकता था। उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी, वह तो उसके पिता के इलाज में पहले ही खर्च हो चुकी थी। फिर कहता है, हे पिताजी, जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कीजिए। उसके बाद वह गरीब किसान अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है और शादी के कुछ दिन बाद ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। इधर पिता की मृत्यु के बाद हरीश अपने पिता का पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। हरीश का घर, खेत खलिहान पिता की बीमारी में, पिता के इलाज में पहले ही बिक कर लग चुके थे। जो कुछ भी जमा पूंजी बच जाती है, वह पिता के अंतिम संस्कार में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से हरीश एकदम बहुत ज्यादा गरीब हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जब हरीश एक दिन बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है, तो वह गांव के बाहर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी को बनाकर रहने लगता है और दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालने लगता है। उधर हरीश की बहन माया, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के घर में हुआ था, उसे जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है, तो वह अमीर बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लग जाती है। मन में सोचने लगती है कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है। उसका घर, जमीन सब बिक गया है और अब उसके पास में फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यदि ऐसी हालत में वह मेरे ससुराल आता है, तो उसे देख देख कर मेरी देवरानी और जेठानी मेरा बड़ा ही अपमान करेंगी और मेरा मजाक उड़ाएंगी कि तेरे पीहर वाले तो बिल्कुल ही कंगाल हैं। ऐसे तो मेरी बहुत ही ज्यादा बदनामी होगी। इस कारण से माया अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। न तो माया अपने भाई को अपने ससुराल बुलाती है और न ही कभी अपने भाई के घर जाती है। माया के भाई हरीश को भी इधर अच्छी तरह से पता होता है कि मेरी बहन मुझसे नफरत क्यों करती है। इसलिए हरीश भी अपनी बहन की ससुराल कभी नहीं जाता है। इस तरह से माया तो बड़े ऐशो आराम के साथ में अपनी ससुराल में अपनी जिंदगी गुजारती है। इधर हरीश मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहकर किसी तरह से अपने दिनों को काटने लगता है। इधर नाग अपनी पत्नी को आगे की कहानी सुनाते हुए कहने लगता है, हे प्रिय, जब कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं, तो कुछ साल गुजरने के बाद एक हरीश की बहन माया के लड़के की शादी तय हो जाती है। लेकिन हरीश की बहन माया अपने भाई के लिए किसी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं भेजती। जब इस बात का पता हरीश को चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है, तो इस बात को सुनकर हरीश बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और इस बात की खबर जाकर के अपनी पत्नी सुशीला को बताता है कि मेरी बहन के बेटे की शादी है और हम सभी को बहन के घर चलना है। जब हरीश की पत्नी को इस बात की जानकारी होती है कि ननद के बेटे की शादी है, तो वह भी इस बात को सुनकर बड़ी खुश हो जाती है और सोचने लगती है, चलो इसी बहाने से सही, कम से कम मैं अपनी ननद से जाकर के मिल आऊंगी और उसके घर को देख आऊंगी। वो बड़ी खुश होकर अपने पति से कहती है, मैं तुम्हारे साथ में जरूर चलूंगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि हमारी ननद रानी ने हमारे लिए निमंत्रण भेजा है। अपनी पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर हरीश बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर हरीश अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, न्योता तो नहीं आया है, पर मुझे ये दूसरों के द्वारा खबर मिली है कि हमारे भांजे की शादी है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, आखिर वह है तो हमारी बहन का ही बेटा। तब सुशीला अपने पति से कहती है, देखो बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननद के घर जाना उचित नहीं है और आपको भी वहां नहीं जाना चाहिए। हरीश अपनी पत्नी को समझाता है कि प्रिय, माया के ससुराल वाले बड़े आदमी हैं, उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर हो सकता है कि उन्होंने हमें न्योता भिजवाया हो, लेकिन न्योता वाला पर्चा हमारे पास तक नहीं पहुंचा हो। इसलिए प्रिय, तुम किसी भी प्रकार की कोई भी सोच विचार मत करो। बच्चों को तैयार करके मेरे साथ तुम बहन के घर के लिए चलो। अपने पति की इन बातों को सुनकर सुशीला कहने लगती है, हे पिया,
यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। तब पत्नी के मुख से ऐसी बातों को सुनकर हरीश कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो। मैं अकेला माया के ससुराल के लिए चला जाता हूं। यदि ऐसे में मैं भी नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी जेठानी मेरी बहन को बात बात पर ताना मारेगी और कहेंगी कि खर्चा ना हो जाए, इसलिए तेरा भाई नहीं आया। इतना कहकर के हरीश घर के अंदर से बाहर चला जाता है। इधर नाग आगे अपनी पत्नी को कहानी सुनाते हुए कहता है, हे प्रिय, हरीश जो था वह बहुत ही ज्यादा गरीब हो चुका था। उसके पास शादी के वस्त्र खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वह किसी से पैसे उधार लेता है और उधार लिए हुए पैसों से अपनी बहन माया और अपने बहनोई के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर के अपनी बहन की ससुराल के लिए चल देता है। उधर पैदल चलते चलते हरीश को सुबह से शाम हो जाती है। तब कहीं जाकर के वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजे के एक तरफ जाकर के खड़ा हो जाता है। बेचारा दरवाजे पर ही खड़े होकर अपनी बहन के आने का इंतजार करता है। तभी माया की जेठानी की नजर हरीश पर पड़ जाती है और वह हरीश को पहचान लेती है। हरीश को देखने के बाद माया की जेठानी जाकर माया को बताती है कि हे माया, आज तेरा भाई तेरे घर आया है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है। जब माया इधर अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनती है तो वह अपनी जेठानी से पूछने लगती है कि हे बहन, यदि तुमने मेरे भाई को मेरे द्वार पर खड़ा देखा है तो मुझे यह बताओ, मेरा भाई मेरे ससुराल में किस हालत में आया है और मेरे भाई ने आखिर कैसे कपड़े पहने हैं। तो उसकी जेठानी कहती है कि तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहनकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, वह तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर के माया गुस्से में भर जाती है और सभी की नजरों को बचाते हुए अपने भाई के पास पहुंचती है। इधर हरीश जब अपनी बहन माया को अपने पास आते हुए देखता है तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठता है। अपनी बहन को देख करके हरीश की आंखों में आंसू टपकने लगते हैं। उसके बाद माया अपने भाई को अपने साथ में लेकर सबकी नजरों से बचाते हुए अपने घर के अंदर सबसे अंदर वाले कमरे में ले जाती है और कमरे में ले जाकर के पूछने लगती है कि हे भैया, तुम्हारे पास आखिर किसने न्योता भेजा था जो तुम यहां चले आए। तब हरीश कहता है, बहना, तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल ही भुला दिया है, लेकिन किसी के मुंह से मुझे पता चल गया कि मेरे भांजे की शादी है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आया हूं। अपने भाई के मुख से इन बातों को सुनकर के माया कहने लगती है, हे भाई, तुम्हें इस तरीके से बेशर्मों की तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरीके से फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर तक चले आए। ये मेरे लिए बड़े लाज की बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल करते। कम से कम तुमने मेरे मान सम्मान का ख्याल तो किया होता। आखिर तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं, कम से कम तुमने हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। माया के मुख से ऐसे कटु शब्द सुनकर वह मजबूर भाई का कलेजा छलनी हो जाता है। तब हरीश अपनी बहन के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगता है और कहता है, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से यहां तुम्हारी बदनामी होगी। तुम्हारी बदनामी ना हो, तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताना न मारे, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए वस्त्र लेकर आया हूं। यदि मुझे ये बातें पहले ही पता होती कि तुम मेरी वजह से इतनी आहत हो जाओगी कि तुम्हें मेरे आने से इतना बुरा लगेगा, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता। भला मैं तो यह सोचकर आया था कि मेरे भांजे की शादी है। यदि मैं नहीं पहुंचा तो मेरी बहन की देवरानी जेठानी ताने मारेंगे। हरीश की बातों को सुनकर माया का गुस्सा जब थोड़ा सा शांत होता है तब वो हरीश से कहती है, चलो, जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात तुम कान खोलकर सुन लो। जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम इसी कमरे में बंद रहना और भूल कर भी इस कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना, वरना तुम्हें देखकर मेरी इज्जत 2 कौड़ी की हो जाएगी। लोग कहेंगे माया का भाई तो भिखारी है। रही भोजन की बात, तो जब भोजन बन जाएगा तो मैं तुम्हें भोजन की थाली तुम्हारे कमरे में पहुंचा दूंगी। तुम भोजन खाकर के चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर के लिए चले जाना। हरीश कहता है, ठीक है बहना, मैं आज रात को ही तुम्हारे घर से अपने गांव के लिए चला जाऊंगा, मगर मेरी तुमसे विनती है, मैं तुम्हारे लिए और जीजा जी के लिए जो कपड़े लाया हूं, तुम उन कपड़ों को रख लो। उन्हें मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूं। तब माया अपने भाई से कपड़ों को लेकर कमरे के बाहर चली जाती है और जाते समय बाहर से उस कमरे की कुंडी लगा जाती है।
हरीश उस अंधेरे कमरे में बैठकर अपने बहन के पास वापस आने का इंतजार करने लगता है। प्रिय दर्शकों, इतनी कहानी सुनाकर नाग चुप हो जाता है। तब नाग की पत्नी कहती है, हे प्राणनाथ, बहुत ही प्यारी कहानी है, आगे सुनाओ। इस कहानी में आगे क्या होता है? तब नाग कहानी को आगे सुनाता है। हे प्रिय, इधर तो हरीश उस अंधेरे कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रहा होता है कि मेरी बहन मुझे भोजन लेकर लौटकर वापस आती होगी। आज तो मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। उधर निर्मोही बहन अपने भाई को उस कमरे में बंद करके अपने घरेलू काम धंधे में लग जाती है और भाई को भूल जाती है। शादी के काम धंधे में इतनी ज्यादा खो जाती है कि अब तो उसे याद ही नहीं रहता कि मेरा भाई मेरे यहां कमरे में बंद है, मेरे लौटने का इंतजार कर रहा है। प्रिय दर्शकों, इधर जैसे जैसे समय बीतने लगता है, भूख प्यास की वजह से हरीश छटपटाने लगता है और उसकी हालत भी खराब होने लगती है। तब हरीश अपनी बहन को आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता है। इस तरह से हरीश को उस अंधेरे कमरे में पड़े पड़े 3 दिन बीत जाते हैं। इधर हरीश को अपने बीवी बच्चों की याद आती है। हरीश सोचता है, यदि कोई नहीं आया तो मैं भूखा प्यासा इसी कमरे में मर जाऊंगा। यदि मैं मर गया तो मेरे बीवी बच्चों का भला क्या होगा? मेरे ना होने पर कैसे मेरे बीवी बच्चों का पालन पोषण होगा? हरीश इधर यह सोचते सोचते बेहोश होने लगता है। तभी किसी काम की वजह से माया की जेठानी कमरे के पास से गुजरती है। जब हरीश के कानों में माया की जेठानी की पायल की आवाज सुनाई देती है, हरीश अपनी पूरी ताकत से उस कमरे का दरवाजा पीटने लगता है। जब माया की जेठानी के कानों में उस दरवाजे की आवाज जाती है तो वह दरवाजे को खोलकर देखती है तो अंदर हरीश को देखकर चौंक जाती है और हरीश से पूछने लगती है, हे भाई, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया था? हरीश इस बात का कोई जवाब नहीं देता है। जब माया की जेठानी दोबारा पूछती है तो हरीश इस बात को छुपा लेता है। वह झूठ मूठ कह देता है कि मैं इस कमरे में आराम कर रहा था। तभी किसी ने गलती से बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और मैं इस कमरे में बंद हो गया। बहन, यदि तुम आज नहीं आती तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाते। और इतना कहने के बाद हरीश घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकल जाता है और इधर अपने घर की सील लगा लेता है। 3 दिन का भूखा प्यासा बेचारा हरीश अपने घर के लिए चल देता है। अंत में वह चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। उसे ठीक से रास्ते में नहीं चला जा रहा था। उसे एकदम चलते चलते चक्कर आने लगता है। जैसे ही हरीश का सिर चकराता है और वह उसी समय जमीन पर गिरने वाला होता है, तभी वहां पर कहीं से एक बूढ़ी मां आ जाती है और वो बूढ़ी मां हरीश के गिरने से पहले ही हरीश को संभाल लेती है। प्रिय दर्शकों, जब कुछ घंटे बाद हरीश को पुनः दोबारा होश आता है तो हरीश स्वयं को बूढ़ी मां की गोद में लेटा हुआ पाता है। बूढ़ी मां एक पंखा लेकर उसके ऊपर हवा कर रही थी। होश आने के पश्चात हरीश खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद में उस बूढ़ी मां को प्रणाम करता है और कहता है, हे मां, तुम कौन हो? प्रिय दर्शकों, इतनी कहानी सुनाने के बाद में नाग थोड़ा सा विश्राम कर लेता है और विश्राम करने के बाद नाग अपनी पत्नी को इससे आगे की कहानी सुनाने लग जाता है। नाग आगे कहता है, हे प्रिय, जिस बूढ़ी मां की गोद में वो बेचारा हरीश लेटा हुआ था, वह बूढ़ी मां साक्षात देवी मां थी। इधर हरीश की पत्नी सुशीला रोज उस देवी मां की पूजा किया करती थी और पूर्ण श्रद्धा भाव से देवी मां की भक्ति किया करती थी। इसलिए जब हरीश चक्कर खाकर के गिरने वाला होता है तो उसी समय पर तत्काल देवी प्रकट होकर हरीश को संभाल लेती है और हरीश का सिर अपनी गोद में रखकर उसे अपनी गोद में सुला लेती है। जब हरीश को होश आता है तो वह देवी माता को प्रणाम करके अपने घर के लिए वहां से चलने लगता है। तभी उसी समय पर बूढ़ी मां कहती है, बेटा, तुम भला कहां से आ रहे थे और इधर कहां जा रहे थे? तब हरीश बताता है, हे मां, मेरे भांजे की शादी थी, इसी वजह से मैं अपनी बहन के घर से आ रहा था और इधर मेरा गांव है, मैं अपने गांव के लिए जा रहा हूं। तो बूढ़ी मां हरीश से कहती है, बेटा, यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं। तब हरीश कहता है, पूछो मां, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? बूढ़ी मां पूछती है कि बेटा, यदि तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो, जैसा कि तुमने बताया कि वहां पर शादी थी, तो फिर तुम लौट करके खाली हाथ कैसे जा रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारी बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं भेजा है? बूढ़ी मां के मुख से ऐसी बातों को सुनकर के हरीश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हरीश उसके बाद में उस बूढ़ी मां अर्थात देवी मां को सारी बात बता देता है। इस प्रकार से हरीश के मुंह से पूरी घटना को सुनने के बाद में वह बूढ़ी माता कहती है, हे पुत्र, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो,
जो हुआ उसे भूल जाओ, उसे जाने दो। यहां से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है। उस बगीचे में अनेकों प्रकार के फल लगे हुए हैं। तुम उस बगीचे में चल करके फल खाकर अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल तुम अपनी बीवी और बच्चों के लिए भी तोड़कर रख लेना। जब तुम्हारी बीवी बच्चे जब भी तुमसे मिलेंगे तो पूछेंगे कि तुम अपनी बहन की ससुराल से क्या लेकर के आए हो, तो तुम कह देना, मेरी बहन ने तुम्हारे लिए ये फल भेजे हैं। ऐसा करने से बेटा तुम अपने बीवी बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे और इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा भी बची रहेगी। हरीश इस प्रकार से जब बूढ़ी मां की इन बातों को सुनता है तो बात मान करके हरीश बूढ़ी मां के बगीचे में पहुंच जाता है। उस बगीचे में नाना प्रकार के फल लगे हुए थे। तब हरीश वृक्षों से फल तोड़कर खाने लगता है और जब उसका पेट भर जाता है तो कुछ फलों को तोड़ करके वो अपने थैले में रख लेता है। ये सब करने के बाद में हरीश उस बूढ़ी मां से आज्ञा लेकर अपने घर के लिए चला आता है। तब बूढ़ी मां हरीश से कहती है, हे पुत्र, जाते समय तुम मेरी इन 8 बातों को सुनते जाओ, ये तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा काम आएंगी। इस प्रकार से बूढ़ी मां हरीश को 8 बातें बताती हैं। उन 8 बातों को सुनकर के हरीश अपने घर के लिए चल देता है। जब हरीश फलों से भरा हुआ उस थैले को लेकर अपने घर पहुंचता है, हरीश के छोटे छोटे बच्चे और हरीश की पत्नी हरीश के पास आते हैं और पूछने लगते हैं, पिताजी, तुम बुआ के घर से आ रहे हैं? आखिर बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है? यह सुनकर हरीश अपने हाथों का थैला अपनी पत्नी को थमा देता है और थैला देने के बाद हरीश घर से बाहर निकलकर चला जाता है। उधर हरीश के जाने के बाद में हरीश की पत्नी जब उस थैले को खोलकर देखती है, थैले के अंदर का नजारा देखकर वो एकदम से हैरान रह जाती है। सुशीला थैले में देखती है कि वो थैला पूरा सोने चांदी के फलों से भरा हुआ है। जब हरीश की पत्नी अनार को फोड़ती है तो अनार के फलों से हीरे निकलते हैं। जब आम के फल काटती है तो आम की गुठली की जगह सोने की गुठली निकलती है। यह देख करके हरीश की पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और दौड़कर अपने पति के पास में पहुंचती है और अपने पति के पास पहुंच करके अपने पति से कहती है कि तुम तो शादी में गए थे और आखिर तुम लेकर के क्या आए हैं? हरीश अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर सोचने लगता है कि मेरे घर वालों को शायद फल पसंद नहीं आए होंगे, इसलिए मेरी पत्नी आज मुझसे ऐसी बात पूछ रही है। मुझे तो अपने बच्चों के लिए मिठाई लेकर आना चाहिए था। तब हरीश अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, बहन ने जो कुछ भी भेजा है वह मैंने लाकर तुम्हें दे दिया है। अब जो कुछ भी थैले में है उसको ही बच्चों को बांट कर दे दो। तब पत्नी कहती है कि पहले तुम घर के अंदर चलो और घर पर चलकर देखो तो कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। यह कहकर सुशीला अपने पति को पकड़कर ले जाती है और अपने पति से कहती है, इसे जरा देखिए तो सही, आखिर हमारी ननद ने हमारे लिए क्या भेजा है। और इतना कहकर सुशीला हरीश के सामने थैले को पलट देती है। थैला पलटते ही अंदर से हीरे मोती सोने चांदी निकलते हैं। सुशीला कहती है कि आखिर हमारी ननद ने तो हमारा भाग्य ही बदल दिया। उन्होंने फलों में छुपाकर के हीरे मोती भेजे हैं। जब यह नजारा हरीश देखता है तो समझ जाता है कि मुझे रास्ते में बूढ़ी मां मिली थी। वो कोई साधारण मां नहीं थी, वो बूढ़ी मां कोई देवी मां थी। लेकिन इस बारे में हरीश अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताता है और मन ही मन उस बूढ़ी मां को धन्यवाद देता है। प्रिय दर्शकों, इतनी कहानी सुनाने के बाद में नाग थोड़ा सा आराम करता है, फिर आगे की कहानी अपनी पत्नी को सुनाने लगता है कि हे प्रिय, इस प्रकार से हरीश को बहुत सारा धन मिल जाता है। हरीश पहले की तरह फिर से अमीर बन जाता है। कुछ समय बाद हरीश अपनी बीबी और बच्चों के लिए एक अच्छे से आलीशान महल बनवाता है और बड़े शान शौकत के साथ राजा महाराजाओं की तरह उस महल में रहने लगता है। और सभी नगर के लोग भी हरीश को ऐसा देख करके उसका मान सम्मान करने लगते हैं। धीरे धीरे करके इधर जब हरीश का महल तैयार हो जाता है, जब उसकी राजा महाराजाओं जैसी शान शौकत हो जाती है, तो एक दिन हरीश की पत्नी सुशीला अपने पति से कहती है कि आज सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में सभी स्त्रियां अपने पिता के घर जाती हैं, इसलिए तुम भी अपनी बहन के ससुराल जाओ और मेरी ननद को मेरे घर बुलाकर लाओ। इसी बहाने से वह अपने पीहर घूम जाएगी, इसी बहाने से मैं भी अपनी ननद से मिल लूंगी। हरीश जब अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनता है तो हरीश अपनी पत्नी के कहने पर फिर से अपनी बहन के ससुराल चल देता है और कुछ समय के बाद ही अपनी बहन की ससुराल पहुंच जाता है। एक बार हरीश फिर से अपनी बहन के उसी दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है जिस दरवाजे पर
वह कुछ दिन पहले आकर के खड़ा हुआ था। उसी समय पर माया की जेठानी घर से बाहर निकलती है और बाहर का नजारा देख करके दौड़ी दौड़ी माया के पास में जाती है और माया से कहती है कि हे माया बहन, आज तो तेरा भाई आया है। अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनकर माया कहने लगती है, हे बहन, कोई भी भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई नहीं है। दरअसल माया ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि माया इस बार भी अपने भाई को भिखारी ही समझ रही थी। लेकिन जब उसकी जेठानी बताती है कि माया, तुम्हारा भाई आज भिखारियों की तरह नहीं, राजा महाराजाओं की तरह आया है। तुम्हारे भाई को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी देश का राजा महाराजा हो। तुम्हारे भाई के आगे पीछे 4 सैनिक हैं। तुम्हारे दरवाजे पर एक बड़ी सुंदर सजी हुई रथ गाड़ी खड़ी है। भला एक बार जाकर तो देखो। माया, जो अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनती है, तो उसे अपनी जेठानी की बातों पर किसी भी प्रकार का कोई यकीन नहीं होता है और सच्चाई जानने के लिए अपने भाई को छुपकर देखने लगती है। जैसे ही माया ने अपने भाई के उस रूप को निहारा तो अपने भाई के ठाट बाट को देखकर कि माया एकदम चकित रह गई। सोचने लगती है कि कल तक तो मेरा भाई बिल्कुल ही भिखारी था, पहनने के लिए ठीक से वस्त्र भी नहीं थे, फिर अचानक एकदम से इतना अमीर कैसे बन गया। अब तो हरीश की बहन माया आरती का थाल सजाकर अपने भाई की आरती उतारने लगती है। उसके बाद में माया अपने भाई के लिए बड़े आदर पूर्वक अपने घर में बुलाकर ले जाती है और अपने भाई से कहती है, रे भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ही ज्यादा कष्ट और शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। अपने बहन के मुख से इन बातों को सुनकर के हरीश कहने लगता है कि बहना, कोई बात नहीं, उस समय पर हमारे दिन कुछ अच्छे नहीं थे। तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया था। बहन, अब तुम इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ मेरे घर चलने की तैयारी करो। बहन, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूं। अब तुम्हें मेरे साथ में मेरे घर चलना है। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है। इतना सुनकर के माया खुशी खुशी अपने भाई के घर पर चलने के लिए तैयार हो जाती है और तैयार होकर के माया अपने भाई के रथ में बैठ जाती है। इस तरीके से जब हरीश की बहन अपने पीहर में पहुंचती है तो अपने भाई की शान शौकत को देखकर एकदम से दंग रह जाती है। वह देखती है कि भव्य आलीशान महल है और महल के अंदर अनेक प्रकार के नौकर चाकर लगे हैं और अन्न के भंडार भरे हुए हैं। माया अपने भाई की ऐसी स्थिति को देखकर एकदम से हैरान रह जाती है और उधर हरीश की पत्नी भी अपनी ननद की खूब ज्यादा सेवा करती है। 7 दिनों तक अपनी पलकों पर बिठाकर रखती है। हरीश की घरवाली सुशीला को लगता था कि ये सब शान शौकत हमारी ननद की वजह से हुआ है। अपनी ननद की मदद के कारण ही हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। क्योंकि प्रिय दर्शकों, हरीश ने कभी अपनी पत्नी को अपने अमीर होने की बात नहीं बताई थी, क्योंकि वह जानता था कि ये सब माया की वजह से नहीं, देवी मां के आशीर्वाद से हुआ है। प्रिय दर्शकों, हरीश की पत्नी सुशीला इस बात से अवगत नहीं थी। यह सोचकर कि सुशीला अपनी ननद की खूब ज्यादा सेवा करती है और अपनी ननद का भी ख्याल रखती है। कुछ दिन बीतने के बाद जब हरीश की बहन माया का ससुराल जाने का समय होता है तो हरीश की पत्नी सुशीला अपने पति से कहती है कि पिया जी, कल तुम्हारी बहन अपने घर जाएंगी, इसलिए तुम बाजार चले जाओ और बाजार जाकर अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर आओ। पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर के हरीश घर से चला जाता है और हरीश एक मोची की दुकान पर पहुंचता है और मोची से कहता है, हे मोची भाई, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है। क्या तुम मेरी बहन के लिए बोलने वाली जूती बना सकते हो? मोची कहता है, हे सेठ, मैं बोलने वाली जूती तो बना दूंगा, लेकिन उसके बनवाने की बहुत कीमत लगेगी। तब हरीश कहता है, हे मोची भाई, मैं तुम्हें मुंहमांगा पैसा दूंगा, लेकिन तुम ऐसी जूतियां बना दो, जूतियों को जब भी मेरी बहन पहने और उन्हें पहनकर चले तो वे जूतियां बारी बारी से इन 8 बातों को बोलें। इसके बाद मोची को हरीश वो ज्ञान की 8 बातें बताता है, जो बातें बूढ़ी मां ने हरीश को चलते समय बताई थी। हरीश मोची से कहता है कि हे मोची भाई, अब ज्ञान की बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। इस प्रकार से हरीश बारी बारी से बातें मोची को सुनाता है। पहली बात बताता है कि बात ज्ञान की है कही, मानव तू मत भूल, होती है अज्ञानता निर्धनता का मूल। दूसरी बात बताता है, समय भरोसे बैठा रहता सदा गरीब, बिना काम बदले नहीं उसका कभी नसीब। आलस कर रहता सदा जो परिवर्तनहीन, वही कर्म कर फिर करें स्वयं को कहें दीन। चौथी बात बताता है, नहीं गरीबी से बड़ा है कोई अभिशाप, हासिल करके ज्ञान को करो दूर अब आप। 2 समय को 2 नहीं,
नहीं बनो मजबूर, कर्म साधना में जुटो, करो गरीबी दूर। छठी बात इस प्रकार बताता है, कर्म कभी करता नहीं, कोसे सदा नसीब, भाग्य भरोसे बैठता, वो मानव रहेगा गरीब। सातवीं बात इस तरह से बताता है, अज्ञानी पर ही सदा करें गरीबी वार, विजयी होता युद्ध में, ज्ञान सदा हथियार। आठवीं और सबसे आखिरी बात बताते हुए हरीश कहता है कि हे मोची भाई, मेरी बहन जब 8वां कदम रखे तो झूठियां बस यही बात बोले कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। इधर हरीश मोची से कहता है कि हे मोची भाई, ऐसी 8 बातें बोलने वाली मुझे जूतियां बना दो। जब ये 8 बातें वो जूतियां बोलेगी और जब मेरी बहन इन बातों को सुनेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा। मैंने पैसे के घमंड में आकर के अपने भाई का ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए था। तब नाग अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय। इस प्रकार से हरीश उस मोची से अपनी बहन के लिए हीरे मोतियों से जड़ी हुई सोने और चांदी की जूतियां बनवाता है और उन जूतियों को ले जाकर अपनी बहन को उपहार स्वरूप दे देता है। सोने चांदी की जूतियों को पाकर के माया का चेहरा एकदम खिल जाता है। उसके बाद माया अपने भाई से विदा लेकर अपने घर चली जाती है। इधर माया जब अपने ससुराल पहुंच जाती है तो माया की देवरानी जेठानी पूछने लगती है, हे माया, तुम अपने भाई के घर से आई हो, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया है? तब माया अपनी देवरानी जेठानी, अपने सास ससुर और अपने देवर जेठ को अपने भाई के द्वारा दी हुई भेंट दिखाती है। वो जूतियां दिखाती है और कहती है, देखो, मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी से जड़ी हुई, हीरे मोती से जड़ी हुई यह जूतियां दी हैं। तब माया उन जूतियों को पहन करके चलकर दिखाती है। जैसे ही माया उन जूतियों को पहन करके चलती है तो जूतियां बोलती हैं कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़े रहे रिश्ते हुए गरीब। जब माया इस बात को सुनती है तो उसका सर शर्म से नीचे झुक जाता है और अपने भाई को याद करके एकदम से रोने लगती है। जब देवरानी जेठानी पूछती है कि माया, आखिर क्या हुआ जो तुम अचानक से रोने लगी, तो माया अपनी देवरानी जेठानी को सारी बातें बताती हैं कि हे बहन, मैंने पैसों के घमंड में आकर अपने भाई से कितना भला बुरा कहा था। मैंने अपने भाई के लिए एक गिलास पानी तक नहीं पूछी। देखो, मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियां बनवा कर दी हैं। अब तो मुझे अपने आप से घृणा होने लगी है, मैं तो जीना नहीं चाहती। तभी माया की जेठानी उसे समझाने लगती है कि हे बहन, जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ, आगे से याद रखना, कभी किसी के साथ में ऐसा बर्ताव मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति धन दौलत का घमंड करता है उससे माता लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाती है। इसलिए मेरी बातें तुम सदा याद रखना। और इस तरीके से माया की जेठानी माया को 8 बातें बताती हैं कि हे माया, जो व्यक्ति रात्रि के समय रसोई में झूठे बर्तन रखता है और खाने पीने की चीजों को बर्बाद करता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही जल्दी निर्धन हो जाता है। दूसरी बात, जिस घर में घर की स्त्रियों का अपमान होता है, उनकी इज्जत नहीं की जाती, उस घर में देवी लक्ष्मी ज्यादा दिनों तक नहीं रुकती। तीसरी बात, जिस घर की स्त्रियां सूर्यास्त होने के बाद अपने घरों में झाड़ू लगाती हैं, चूल्हा चौका करती है, ऐसे परिवार के लोग बहुत जल्दी गरीब हो जाते हैं। चौथी बार, जिस घर परिवार में पैसों की कदर नहीं की जाती, वे फजूल कार्यों में पैसे बर्बाद किए जाते हैं, ऐसे घरों से भी माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। पांचवी बात, जो लोग पैसे आने के बाद में उस पैसे से दूसरों के मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं या फिर अपने धन के बलबूते पर दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी बहुत जल्दी विदा ले जाती है। छठी बात, जिस घर के लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, जो अपने कार्यों को कल पर टालते रहते हैं, उन लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। सातवीं बात, जिस घर परिवार के लोग अपने से बड़े लोगों की इज्जत नहीं करते, अपने से बड़ों का कहना नहीं मानते या फिर अपने से बड़ों से कटु शब्द बोलते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी गरीबी का सामना करना पड़ता है, उन्हें गरीबी देखनी पड़ती है। आठवीं और अंतिम बात, जिस घर परिवार के लोग अपने मेहमानों का सम्मान नहीं करते, अपने मेहमान का आदर भाव नहीं करते या फिर अपने दरवाजे से किसी याचक को खाली हाथ लौटा देते हैं, ऐसे लोगों से भी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। इस प्रकार से माया की जेठानी माया को यह 8 बातें बताती हैं और अपनी देवरानी से कहती हैं कि हे बहन, मेरी इन 8 बातों को हमेशा गांठ में बांध कर रखना। प्रिय दर्शकों, इधर नाग कहता है, इस प्रकार हरीश की बहन माया एकदम से बदल जाती है। उसे समझ आ जाता है कि माया तो आनी जानी है,
माया पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। यह ईश्वर न जाने कब किसको गरीब बना दे और कब किसको अमीर बना दे, इस बात का किसी को पता नहीं है। उसके समझ में यह भी आ जाता है कि पैसे के घमंड में आकर कभी भी किसी का अपमान अनादर नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहां समाप्त होती है।